जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के नए टॉपिक संविधान की यात्रा सीरीज का भाग 5 के अंतर्गत संसद के अंतर्गत। साथियों, लोकसभा से पारित हुआ तो जाएगा राज्यसभा में। अगर राज्यसभा उस विधेयक को पारित कर देती है, अगर राज्यसभा भी उस विधेयक को पारित कर देती है तो विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए। उसके बाद कहा जाता है विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए। और राष्ट्रपति के पास जैसे ही कोई विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां होती हैं। या तो तुरंत क्या कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, जिससे कानून के रूप में बदल जाता है, या तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए जिस सदन से आया रहता है उसी सदन में भेज देते हैं, या तो फिर विधेयक को ना तो हस्ताक्षर करते हैं, ना तो अनुमति देते हैं, ना तो मना करते हैं। उसको जेबी पॉकेट वीटो पावर, जिसको मैं राष्ट्रपति वाले टॉपिक में बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में संविधान की यात्रा सीरीज है, जिसमें आप लोग राष्ट्रपति वाले टॉपिक में देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जैसे ही होता है तो फिर विधेयक क्या बन जाता है, कानून का रूप ले लेता है। तो फिर विधेयक क्या हो जाता है, कानून का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ। मैंने कहा लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास जाता है। अगर राज्यसभा पारित कर देता है और राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति भी हस्ताक्षर कर देता है तो कानून का रूप धारण करता है। बाय द वे, लेकिन अगर राज्यसभा उस विधेयक को पारित नहीं करती है, यानी कि राज्यसभा के पास अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है। अगर 6 महीने तक भी विधेयक पर क्या नहीं करती, पारित नहीं करती, तो फिर उस सिचुएशन में, यानी कि विधेयक पर जब गतिरोध उत्पन्न होता है तो फिर उस स्थिति में बुलाया जाता है संयुक्त बैठक। अगर विधेयक पर गतिरोध होता है, अगला लिखिए, यदि विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होता है, यदि विधेयक पर क्या होता है, गतिरोध उत्पन्न होता है, यानी कि लोकसभा से तो पारित हुआ लेकिन राज्यसभा उसको क्या नहीं कर रही है, पारित नहीं कर रही है और 6 महीना हो गया है, उस सिचुएशन में राष्ट्रपति क्या करते हैं, संयुक्त बैठक का आयोजन करते हैं। जब विधेयक गतिरोध उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, संयुक्त बैठक का आयोजन होता है। संयुक्त बैठक का आयोजन होता है, संयुक्त बैठक का आयोजन होता है। देखिए मैं क्या कहा, जब विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होता है तो उस सिचुएशन में बुलाया जाता है संयुक्त बैठक। और इस संयुक्त बैठक के अगर मैं बात करूं, इस संयुक्त बैठक का अगर मैं बात करूं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के 108 में देखने को मिलता है। और बुलाता कौन है, अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे तो बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है। या फिर संयुक्त बैठक का आयोजन कौन करवाता है, अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे तो संयुक्त बैठक का आयोजन राष्ट्रपति 108 अनुच्छेद के तहत करते हैं। ये तो हो गया संयुक्त बैठक होता क्या है। अब संयुक्त बैठक क्या है, जब कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास 6 महीने तक भी रहता है और पारित नहीं होता है, अगर विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होता है तो उस सिचुएशन में एक बैठक का आयोजन किया जाता है, उसको कहा जाता है संयुक्त बैठक। और इस संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 108 में देखने को मिलता है। संयुक्त बैठक का आयोजन राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों से एक प्रश्न पूछे कि संयुक्त बैठक को तो राष्ट्रपति बुलाते हैं लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आंसर आप लोगों को पता है। तो संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करते हैं, अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगर पेपर सेटर आप लोगों से एक कदम और आगे की बात पूछता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं लेकिन उसका अनुच्छेद संविधान के कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है। तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 118 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये तो हो गया संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। अगर मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं कि यदि लोकसभा का जिस दिन संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा रहा है उस दिन लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है, मान के चलिए जिस दिन संयुक्त बैठक बुलाया गया है और उसी दिन लोकसभा का अध्यक्ष क्या है, अनुपस्थित है, हो सकता है किसी कारणवश वो अनुपस्थित भी रहे।
अगर उस दिन लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उस दिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को आंसर पता है तो। उस दिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा कि यदि संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है, उस तिथि को यदि लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उस समय संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन है लोकसभा का उपाध्यक्ष, दूसरा राष्ट्रपति के द्वारा तय किया गया कोई व्यक्ति, तीसरा है राष्ट्रपति के द्वारा तय किया गया कोई वरिष्ठ सांसद, चौथा ऑप्शन है आप लोगों के पास इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए आप लोग। तो मैं पूछा कि यदि अनुपस्थित है तो उस सिचुएशन में अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। किसका? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। तो मैं क्या पूछा आप लोगों से, यदि संयुक्त बैठक की तिथि पर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। आगे और देखिए, संयुक्त बैठक से संबंधित बातें आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। धीरे से समझिए लेकिन बहुत अच्छे ढंग से इसको समझेंगे, ताकि इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है तो एक भी प्रश्न छूटे मत। मैंने क्या कहा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। अगर वो अनुपस्थित है तो कौन करते हैं? उपाध्यक्ष करते हैं। वो भी किसके? लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। अगर पेपर सेटर और एक कदम आगे पूछता है, आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, वो कुछ भी चाहे पूछ सकता है, क्योंकि उसका काम है प्रश्न पूछना या फिर प्रश्न बनाना। अगर कोई प्रश्न पूछता है कि यदि जिस तिथि को संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा रहा है उस तिथि को लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित है तो उस समय संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? आंसर दीजिए। मैं पूछा कि यदि जिस समय संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा रहा है उस समय यदि दोनों ही अनुपस्थित है, लोकसभा का अध्यक्ष भी अनुपस्थित है और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है। देखिए, पहले कौन करते हैं? अध्यक्ष करते हैं। अगर ए अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करेंगे। अगर दोनों ही अनुपस्थित हैं तो उस सिचुएशन में कौन करेंगे? अगर उस सिचुएशन में कौन करते हैं अध्यक्षता? राज्यसभा का उपसभापति उस समय अध्यक्षता करते हैं। कौन करते हैं? उस समय राज्यसभा का उपसभापति क्या करते हैं? उसकी अध्यक्षता करते हैं। अब आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्यसभा का सभापति इसकी अध्यक्षता क्यों नहीं करता? तो या फिर इनमें से कौन जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता? आपको ऑप्शन दिया जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष। आंसर दीजिए। तो आंसर रहेगा राज्यसभा का सभापति। नोट करके लिखिएगा, राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। नोट करके लिखिएगा, जो राज्यसभा का क्या कौन होते हैं? सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। संयुक्त बैठक का अध्यक्षता नहीं करते हैं। कौन? जो राज्यसभा के सभापति हैं उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। कारण क्या है? राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, क्योंकि वो क्या होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और राज्यसभा के सदस्य नहीं होने के कारण ही वह जो संयुक्त बैठक होता है उसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो उस सिचुएशन में कौन करते हैं? राज्यसभा के जो उपसभापति है वो करते हैं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। अगर संयुक्त बैठक का आयोजन जिस तिथि को हो रहा है उस तिथि को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति तीनों ही अनुपस्थित हैं तो उस समय संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? उस समय संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मैंने पूछा कि जिस तिथि को संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा रहा है उस समय लोकसभा का अध्यक्ष भी अनुपस्थित है, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है और राज्यसभा का उपसभापति भी अनुपस्थित है। तो उस सिचुएशन में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस सिचुएशन में संयुक्त बैठक का अध्यक्ष करेगा राष्ट्रपति के द्वारा तय किया गया वरिष्ठ सांसद। यानी कि अगर तीनों ही अनुपस्थित हैं तो उस समय संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा तय किए गए
सांसद। अब देखिए कोई भी विधेयक क्या हुआ है, किसी भी विधेयक पर मान के चलो संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा रहा है, तो संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा रहा है, अगर संयुक्त बैठक से विधेयक को पारित होने के लिए कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है। मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि संयुक्त बैठक से विधेयक को पारित होने के लिए कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है। आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरा प्रश्न आप लोगों से है, संयुक्त बैठक से विधेयक को पारित होने के लिए कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है। मेरा प्रश्न आप लोगों से, पहला ऑप्शन है साधारण बहुमत, दूसरा 2/3 बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है आप लोगों के पास, पहला सामान्य बहुमत, दूसरा 2/3 बहुमत, तीसरा है विशेष बहुमत या फिर चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है आप लोगों के पास, आंसर दीजिए। तो संसद में जो बहुमत होती है पारित होने के लिए कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, साधारण बहुमत। अब आप लोग सभी जानते हैं कि साधारण बहुमत होता क्या है, सदन की जितनी भी संख्या होती है कुल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक जो बहुमत होता है उसको क्या कहते हैं, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत किसको बोलते हैं, कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का आधा प्लस एक। कितना होता है, कुल सदस्य संख्या का आधा प्लस एक जो बहुमत होता है उसको कहा जाता है साधारण बहुमत। अब देखिए संसद में कितने सदस्य संख्या है, पहला संसद में अगर मैं बात करूं तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 545 नहीं सॉरी, वर्तमान में कितनी है 543 है, और राज्यसभा में कितनी है 245। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 और 5 8 हो गया, 4 4 8 हो गया और 5 2 7, मतलब 788 टोटल क्या है उसकी संख्या है। और उसके अगर आधा प्लस 1, अब देखिए 788 को आप 2 से भाग दीजिए और प्लस 1 कीजिए, तो 2 तिया 6, 2 निया 18 और 2 चौक 8, यानी कि टोटल 395 के आसपास अगर बहुमत मिल जाता है तो कोई भी विधेयक जो जिस पर संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है वो विधेयक क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि संयुक्त बैठक जिस भी विधेयक पर होता है अगर लोकसभा के अनुसार ही होता है, यानी कि देखो कोई भी विधेयक लोकसभा चाहेगा तभी वो संयुक्त बैठक से क्या होगा, पारित होगा, और लोकसभा नहीं चाहेगा तो विधेयक पारित नहीं होगा। क्यों, देखिए लोकसभा की अधिकतम संख्या 543 है और इसको पारित होने के लिए 395 चाहिए। अगर सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य भी क्या करते हैं, वोट देते हैं तो भी क्या हो सकता है, जिस भी विधेयक पर संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है वो विधेयक पारित हो सकता है। इसीलिए राज्यसभा चाहे या ना चाहे संयुक्त बैठक क्या हो सकता है, पारित हो सकता है, क्योंकि इसके पारित होने के लिए कितने चाहिए, 395 के आसपास चाहिए, और लोकसभा की अधिकतम संख्या तो होती है 543, इसलिए लोकसभा चाहे तो वह विधेयक पारित हो सकता है। अब ये देखिए यहां पर से एक प्रश्न पूछता है कि कौन कौन से विधेयक पर संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जाता है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। संयुक्त बैठक का आयोजन, पहला कौन सा विधेयक, धन विधेयक, ठीक है, पहला जो होता है धन विधेयक पर क्या होता है, धन विधेयक पर भी क्या नहीं हो सकता, संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। दूसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, पहला कौन सा विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इन विधेयकों पर क्या नहीं हो सकता, संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता अगर प्रश्न पूछे तो इस पर संयुक्त बैठक का आयोजन इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इनको लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, इसलिए संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया, इस पर क्या होता है, संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जाता है। ये तो था संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान। मैंने बताया कि पारित होने के लिए क्या होना है, साधारण बहुमत चाहिए, और साधारण बहुमत यानी कि जितनी भी संख्या होती है उसका आधे से एक अधिक जो होता है उसे कहा जाता है साधारण बहुमत। ये तो था संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया। उसके बाद अगर यहाँ से भी पारित हो जाता है और राष्ट्रपति के पास जाता है तो विधेयक कानून का रूप ग्रहण कर लेता है।
तो साथियों आज हम संसद वाले टॉपिक में हमने ये देखा कि संसद का हिस्ट्री क्या है, उसके निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है और उसमें विधि निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, प्रथम वाचन में क्या होता है, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, चतुर्थ वाचन किस प्रकार से होता है, अगर विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होता है तो उस सिचुएशन में बुलाया जाता है संयुक्त बैठक। तो इस प्रकार हमने विधि निर्माण की प्रक्रिया को आज के वीडियो में समझा है। आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि संसद की भाषा क्या होती है तथा संसद के सत्र क्या है, इन सभी चीजों पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी इस यात्रा सीरीज, संविधान की यात्रा सीरीज के तहत आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसी प्रकार की संविधान की यात्रा सीरीज से जुड़े रहने के लिए हमारे TDM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना न भूले, जिससे कि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।